ठीक है, अपना पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अपन ने पढ़ा था द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अपन ने अच्छा तुम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो हमने कौन सा चैप्टर चालू किया? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हमने ये चैप्टर चालू करा है और इसमें तुम लोग मतलब तुम लोग का जो भी पार्ट छूट गया है तुम लोग इन लोग से नोट्स ले लेना और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब कि बेसिकली यूरोप, जो पूरा यूरोप है, यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो पूरा यूरोप है उसमें नेशनलिज्म कैसे आया। हम हमेशा जो नेशनलिज्म है वो कंट्री में देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में देखते हैं। तो ये जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें अपन देखेंगे कि पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया। ठीक है, तो मैं अभी कौन से टॉपिक पे हूँ? हाँ, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नो मॉडर्न स्टेट्स, मतलब यूरोप में कैसी कंडीशन थी कि उस टाइम पे कोई मॉडर्न स्टेट्स नहीं हुआ करते थे। मॉडर्न स्टेट्स इन द सेंस कि उस टाइम किंगडम्स होते थे, किंग्स क्वींस जो होती थी वो लोग जो होते थे वो लोग जो है राज करते थे। तो उनके कारण जो लोग थे वो बेसिकली एज अ नेशन अपने आप को नहीं देखते थे, एज अ कंट्री अपने आप को नहीं देखते थे। जो लोग थे वो अपने आप को ऐसा क्या बोलते हैं, यू नो, ऐसा लैंग्वेज देखते थे, जैसे कि तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज है, जो भी हमारी लैंग्वेज है हम अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा लॉयल रहेंगे, हम अपनी रिलीजन से ज़्यादा लॉयल रहेंगे, एज एन कंट्री नहीं देखते थे। ठीक है, जैसे कि इफ़ वी आर लिविंग इन इंडिया तो वी आर मतलब हम लोग ज़्यादा हिंदुज़म से ज़्यादा वो हो जाए, या अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने रीजन से ज़्यादा लॉयल हो जाए और इंडिया से ना रहे। तो ऐसा है नहीं, पर ऐसा वहाँ पे था। कहाँ पे? यूरोप में था। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अभी उसके बाद हमने क्या देखा? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो इसमें हमने सबसे पहला पार्ट देखा था एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है वो लोग जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जो ज़्यादा अमीर होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमने देखा था कि ये जो लोग थे फ्रेंच में, इनका ये समझाया था मैंने कि जो एरिस्टोक्रेट्स कौन है? जो कि बेसिकली किंग्स हैं, जो कि जगहों पे राज करते हैं, है ना, ये लोग हैं एरिस्टोक्रेट्स। तो अब हो क्या रहा है कि जो लोग हैं वो तो डिवाइडेड है। पूरे यूरोप के जो लोग हैं वो एक दूसरे से डिवाइडेड है। कि ये क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि ये लोग जो है अपने आप को ऐसा लैंग्वेज, मतलब लॉयल्टी टूवर्ड्स लैंग्वेज ऐसे दिखाते हैं। उनको पूरे रिलीजन से मतलब नहीं है, उनको पूरे यूरोप से मतलब नहीं है, या फिर पूरे फ्रांस से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने लोगों से मतलब है। लेकिन यहीं पे अगर हम एरिस्टोक्रेट की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इन लोगों को सिर्फ अपने से मतलब नहीं है, ये यूरोप के जितने भी दूसरे रीजन के भी एरिस्टोक्रेट है, रिच पीपल्स हैं, दूसरे राजा रानी जो भी हैं, इनके साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, इनके साथ रिश्ते नाते निभाते हैं, ये शादी ब्याह करते हैं। तो जो भी है इन सारे चीज़ों के वजह से ये लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, ये लोग टाई अप रहते हैं। पर जो लोग हैं जिन पे ये राज कर रहे हैं वो लोग डिवाइडेड रहते हैं। ये हमने किसके बारे में देखा था? एरिस्टोक्रेट्स के बारे में देखा था। आज अपन देखेंगे मिडिल क्लास के बारे में। ठीक है, कि जो वही यूरोप के जो मिडिल क्लास पीपल थे वो लोग मतलब किस तरीके थे, हम आज वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मिडिल क्लास कौन था? ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कि अपन ने देखा था कि जो मिडिल क्लास थे, सबसे पहले अगर अपन देखें फ्रांस में क्या कंडीशन थी? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। धीरे धीरे ये चीज़ें निकलने लगी, मतलब सॉर्ट होते गई और जो थर्ड स्टेट, जो सबसे नीचे का नीचे की सोसाइटी थी, सबसे निचला सेक्टर था सोसाइटी का, उन लोग को थोड़ा सा फ्रीडम सा मिलने लगा, वो लोग ऊपर आने लगे, उन लोग को नॉलेज बढ़ने लगी। अब वो लोग जो है थोड़े एजुकेटेड होने लगे। पर वो लोग एजुकेटेड कैसे होने लगे वो अपन को देखना है। कैसे होने लगे? क्योंकि अब उनके पास पैसे आने लगे थे। ठीक है, अब उनके पास पैसे आने लगे थे। और इन लोग के पास पैसे क्यों आने लगे थे? क्योंकि इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था, इन्होंने ट्रेड चालू कर दिया था। ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग कौन है? थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ये खत्म, ये चीज़ें कब के ख़त्म हो गई। पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उस टाइम पे थर्ड स्टेट में ही बिलोंग करते थे। थर्ड स्टेट मतलब क्या? जो सबसे निचला स्तर है ना, 9th में अपन ने पढ़ चुका है। तो वही उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ कि ये लोग बेसिकली कौन है? इन लोग के पास पैसा कैसे आया? ट्रेडिंग से आया, बिजनेस से आया। जब ये लोग बिजनेस करते थे बाहर, ओवरसीज जो दूसरी कंट्रीज़ में जा के बिजनेस करते थे, या फिर अपने फ्रांस में ही बिजनेस करते थे, यूरोप में बिजनेस करते थे, तो क्या हुआ? इन लोग के पास क्या आने लगा? पैसा आने लगा, और ये लोग जो है अमीर होने लगे। तो वही मिडिल क्लास कौन है फ्रांस में? ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, और अब ये लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे। ठीक है,
हाँ, तो ये जो लोग हैं, ये मिडिल क्लास जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है, धीरे धीरे बन गए, लेकिन पहले ये लोग छोटे मोटे लोग थे, ठीक है। जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी बहुत टाइम पहले से, वो इतना अलाउ नहीं करती थी बिज़नेस को अलाउ करती थी, बट बहुत सारे लीगल वो रहते थे, मतलब कि नहीं अपन ये चीज़ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते थे। तो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो ये मिडिल क्लास जो थी, जो बिज़नेस क्लास जो थी, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी। पर जैसे ही अपन ने देखा नेपोलियन वगैरह आया और उसने किस तरीके से चेंजेस लाए, किस तरह से उसने चीज़ों को ठीक करना चालू किया, उसने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हटाना चालू करी, जिससे क्या हुआ कि बिजनेसमैन जो थे वो ग्रो होने लगे। तो उन्हीं की बात हो रही है कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, अब बहुत से लोग जो है बिजनेस करने लगे थे, ट्रेड करने लगे थे, ग्रो होने लगे थे, ठीक है। देन दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अब इन लोग के पास पैसा है, अब एजुकेशन है। अगर एजुकेशन है तो इन लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये नीचे के जो लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट जिनको दबा दबा के रखते थे, इनको समझ में आ रहा है कि वी डोंट डिज़र्व कि हमको कोई दबा दबा के रखे, ठीक है। हम चाहें तो हम भी मतलब हमारी कंट्री पे हम भी रूल कर सकते हैं। हम क्यों जो सिर्फ फर्स्ट स्टेट के लोग हैं या फिर जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं वही फ्रांस पे रूल कर रहे हैं, सही नहीं है ना। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो गलत है, ये बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं एरिस्टोक्रेट्स को, बड़े बड़े लोगों को, रिच लोगों को, ये हमें बंद करवाना होगा। और इसीलिए ये लोग यूनिटी डिमांड करने लगे। इन लोग ने ये डिमांड चालू कर दी कि देखो सबको उतने राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ये गलत हो रहा है फ्रांस में, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये चालू हो गई, ठीक है। अभी ये मिडिल क्लास के बारे में लिख लो।
ठीक है, क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो यूरोप में ग्रो होने लगी थी क्योंकि इन लोग को मौका मिलने लगा था, और साथ ही में क्योंकि वो ग्रो हो रही थी तो जो अपनी कमर्शियल क्लास थी वो ग्रो होने लगी, एंड अल्टीमेटली उसके कारण जो पुअर क्लास थी सोसाइटी की, जो थर्ड स्टेट था, बेसिक थर्ड स्टेट के जो लोग थे सोसाइटी के, वो मिडिल क्लास हो गए, एटलीस्ट कम से कम वो स्टेबल हो गए। ठीक है, जो कि मेनली कौन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये इन लोगों के पास पैसा आना चालू हुआ तो क्या हुआ, इन लोगों ने पढ़ाई करनी चालू करी, और जब इन लोगों ने पढ़ाई करनी चालू की तो इनको चीज़ें समझ में आने लगी क्या गलत है और क्या सही है, और फिर इन्होंने ये डिमांड करनी चालू करी किसकी, नेशनल यूनिटी की, कि सारे लोगों को जो है अपनी लैंग्वेजेस और अपने रीजन को परे रख के साथ में मिलना होगा, यूनाइट होना होगा, और उसी के साथ जो प्रिविलेजेस है जो कि एरिस्टोक्रेसी को मिल रही, जो एरिस्टोक्रेट्स को मिल रही है बाय बर्थ, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो अभी अपन एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, ये सारी चीज़ें ख़त्म। ठीक है, अब अपन देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म मीन्स। ठीक है, कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। अच्छा, लिबर्टी की क्या मीनिंग होती है, या लिबरल्स का क्या मीनिंग होता है, पूछ रही हूँ मैं क्या क्या मीनिंग होता है लिबर्टी की, क्या, हाँ ठीक है। तो लिबर्टी की क्या मीनिंग होती है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम बेसिकली हर बहुत वर्ड्स होते हैं फ्रीडम के लिए। ठीक है, जो फ्री वर्ड है उसके लिए कई वर्ड्स बने गए हैं। ठीक है, बट द थिंग इज लिबर्टी मीन्स नेशनल फ्रीडम, मतलब तुम्हारे राइट्स की फ्रीडम। ठीक है, कि तुम्हें कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं कंट्री में, किसी भी पोस्ट पे जो भी है, तुम्हें कितने राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हारे कितना हक है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, लिबर्टी। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि यूरोप में ये लिबर्टी का क्या रोल था। ठीक है, लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर। ठीक है, मीनिंग फ्री। ठीक है, ऐसी थोड़ा सा उसके बाद फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो बस बेसिकली ये जो लोग थे, जो कि मैंने पिछली बार बताया कि जो न्यू मिडिल क्लास था वो एजुकेट होने लगा था। एजुकेट होने के बाद वो क्या डिमांड कर रहा था, नेशनल यूनिटी डिमांड कर रहा था, और एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे बाय बर्थ वो ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता था वो। तो अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ये लोग लिबर्टी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कि हमें फ्रीडम चाहिए। तो अब इनके कुछ डिमांड्स की ही बात कर रहे हैं कि बेसिकली लिबर्टी में क्या डिमांड है, एक्चुअली क्या डिमांड मांग रहे हैं वो लोग। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, मतलब कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करो लॉ के सामने। ठीक है, कोई किसी से तुम टैक्स ले रहे हो, किसी से तुम नहीं ले रहे हो। कोई लोग कुछ लोग जो हैं जो उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को कम टैक्स देना पड़ रहा है, जो भी ये वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। तो इसको एक रूल बनाओ। ठीक है, इसको एक लेवल पे लेके आओ। बाय बर्थ ये चीज़ें मत चालू करो। ठीक है, बाय बर्थ ये चीज़ें मत चालू करो। सबसे पहले तो ये सब, एक इंसान को अगर कोई हक मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो बंदा ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो उसको ज़्यादा हक मिलेंगे, या फिर जो कम टैक्स दे रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत है। तो इस तरह की बात हुई। सबसे पहले तो इक्वालिटी की बात हुई कि लॉ के सामने जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड क्या, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट बन रही है, जो गवर्नमेंट जो हम पे रूल करने आ रही है, वो एटलीस्ट हमारी मर्ज़ी से आनी चाहिए। ठीक है, लाइक वी वोट नो, लाइक हमें कौन सी, इंडिया में हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, हम खुद वोट करते हैं।
तो वही बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट आ रही है वो हमारे हित से आनी चाहिए, हमारी मर्ज़ी से आनी चाहिए, कोई भी अपने आप नहीं आनी चाहिए, या फिर ये फैमिली रूल नहीं चलना चाहिए कि अगर राजा कोई है तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। हु नोज़ क्यों कितना केपेबल है कितना नहीं है ना, और हु नोज़ कि सब चाहते भी हैं कि नहीं कि वो राजा बने। तो वही बात है कि सबसे पहले तो हमारी मर्ज़ी से गवर्नमेंट बननी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब ये लोग बेसिकली एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो अलग अलग सेक्टर से, ठीक है। ऐसा ही होता है ना इंडिया में, क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेट लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। अब ये जो लोग हैं ये कहाँ कहाँ से निकल के गए, अपन के बीच में से निकल के, कोई इस एरिया से कोई उस एरिया से, तो इस तरीके से सारा एरिया कवर हो जाता है ना, सारा एरिया कवर हो जाता है, और इस वजह से वो हमारी बातों को वहाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ किसने बोली, इन लोगों ने बोली कि वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए, ठीक है, हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पे जाने चाहिए। कहाँ पे, क्या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए। किन्होंने डिमांड किया, इन लोगों ने डिमांड किया। देन व्हाट, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। तो अभी वापस जो मैंने पिछली बार बोला था कि इन लोग को क्या नीड है कि पहले तो ये क्या बोलते उसको, और क्या बोलते उसको, हाँ जो भी है वो, तो एरिस्टोक्रेसी जो है, तो ये इनको जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं सबसे पहले ये ख़त्म होनी चाहिए। जितने भी अमीर हैं वो क्यों सारी फ्रीडम एंजॉय करें, ठीक है, ये एक चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे लिखा है क्लेरिकल प्रिविलेजेस। अच्छा, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का क्या मतलब है, इसका मतलब कि अगर तुम लोगों ने 9th पढ़ी हो तो क्लर्जी जानते होगे, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रांस में क्या होता था कि वहाँ पे क्लर्जी लोग होते थे जो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। क्लर्जी कौन होते थे, जो कि चर्च के लोग होते थे, है ना, जो कि चर्च के लोग होते थे, और चर्च में जो भी अपना धर्म मन का काम करते थे, तो इन लोगों को भी कुछ टैक्स जाता था, हाँ 10%, 1/10 ऑफ योर सैलरी, ठीक है, इतना जो है इनकम है ये इनको जाता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उनको बाय बर्थ ये प्रिविलेज मिल रही है ना, बाय बर्थ प्रिविलेज मिल रही है कि इनको टैक्स मिलेगा भी और हम टैक्स देंगे भी नहीं, मतलब जो क्लर्जी लोग होते थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, और उनको चर्च को जो है टैक्स लोगों से ज़्यादा था। तो ये जो लिबर्टी मिल रही है बेसिकली उनको, वो हमको नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए कि इनको जो ये क्लरिकल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ये उनकी 4th डिमांड थी। 5th क्या, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी है कि जैसे कोई राजा रूल कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने कोई बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी लेके रखी है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी पे कोई रिसोर्स यूटिलाइज हो सकता है, या फिर मान लो कि कोई बहुत अच्छा रूट है जो मेरे घर से जा रहा है। अभी आज भी ऐसे, आज के ज़माने में भी तो यही हो रहा है ना, जैसे कि अगर कोई भी घर हाईवे के पास है तो उसकी प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहीं पे वही बात हो रही है कि अगर मैंने कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ले ली किसी अच्छी जगह पे, किसी प्राइम लोकेशन पे, या फिर ऐसी जगह पे जिसका काम गवर्नमेंट को पड़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नमेंट तो है नहीं, इस टाइम पे तो राजा रानी रूल कर रहा है ना। तो अगर मान लो मैंने कोई अच्छी जगह पे ले ली प्रॉपर्टी, तो इन लोग को पसंद आएगी तो ये वहाँ से उठा लेंगे, मुझे कुछ भी छोटा मोटा खिला खिलू के वो तो प्रॉपर्टी ले लेंगे मेरे से अपना हुक्म चला के। तो ये जो चीज़ है वो, मैं स्टेबल नहीं हूँ। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली अपना बहुत पैसे वैसे लगा के, तो मेरी प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ में, अगर तुम्हारा बिजनेस भी है, अगर तुम्हारा बिजनेस किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन लोग, अब बिजनेस चल क्यों रहा है, अगर लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं तो बिजनेस चल रहा है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा तो क्या करेगी गवर्नमेंट। यहाँ पे राजा रानी का रूल है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही है, एक बंदे का विश से पूरी यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है। अगर इसने चाहा ये होगा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा, इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लो ये जो यहाँ के किसी भी एरिस्टोक्रेट को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये जो बिज़नेस है सही नहीं है, तो उसी वक्त बंद करा देगा, उसी वक्त बंद कर रहा है। तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा काम की तो फिर तो कोई स्टेबिलिटी नहीं रह गई, कभी भी ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। तो ये जो चीज़ थी, ये उनकी 5th डिमांड थी कि ये चीज़ कभी भी, मतलब ये स्टेबल होनी चाहिए। मैंने कोई चीज़ खरीदी तो मेरी है, ये नहीं कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम ले लोगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ उनकी डिमांड थी, ठीक है। पहले इतना लिख लो।
ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब मतलब कि लिबर्टी की मीनिंग है कि what liberal nationalism stand for, this is what liberal nationalism stand for। मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर हैं एक देश में तो वो जो देश है वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको लिबर्टी मिल चुकी है, ठीक है। और अगर ये सब नहीं है तो कहीं ना कहीं लिबर्टी नहीं मिली है, ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो लिबर्टी का है ना, इसे अपन दो तरीके से देखेंगे लिबर्टी को, एक पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है, और एक इकोनॉमिकल स्फीयर, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिकल स्फीयर कहाँ हुआ, ठीक है, वो लिबर्टी जो कि बेसिकली तुमको किस में मिल रही है, पॉलिटिकली मिल रही है, ठीक है। जो नेशन की तरफ से जो तुम्हें राइट्स मिल रहे हैं या नेशन की तरफ से जो तुम्हें फ्रीडम मिल रही है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्फीयर में आ रही है। किसके, लिबर्टी के पॉलिटिकल स्फीयर में आ रही है। अभी यहाँ का जैसे पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये जो है ये किसके मोटिव से, ये तुम्हें इकोनॉमिकल लग रहा है, पॉलिटिकल लग रहा है, बताओ ये पहला पॉइंट कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ, क्या बोलो, पॉलिटिकल, ठीक है, ये पॉलिटिकल लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की, कि जो गवर्नमेंट के सामने सारे लोग हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए हर बंदे को, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री। तो ये पॉइंट किसका है, पॉलिटिकल स्फीयर देख रहे हैं हम, किसका, लिबर्टी का। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखें, गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट, मतलब अगेन हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होगा वो हमारी मर्जी से होनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारे हित से बननी चाहिए, ऐसे उठा के कोई भी नहीं बन जानी चाहिए। तो वो अगेन कहाँ आ रही है, पॉलिटिकल स्फीयर में आ रही है। वहीं अपन थर्ड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगेन ये किसके उसमें आ रही है, कौन से स्फीयर में आ रही है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, ये पॉलिटिकल स्फीयर में आ रही है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है ऊपर जाने चाहिए, और फिर हम ये चूज़ करेंगे कि मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एट लास्ट बैठता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जाते हैं तो हमारी सुनी जाएगी, हर सेक्टर ऑफ योर कंट्री और योर कॉन्टिनेंट, जो भी है, यहाँ यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, तो पूरे यूरोप की सुनी जाएगी अगर हर सेक्टर से जो है लोग, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। तो ये बोला यहाँ पे। फोर्थ है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। अगेन यहाँ पे कहाँ की, किसकी बात हो रही है, पॉलिटिकल स्फीयर की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे हैं उन्हें ख़त्म करो, ठीक है। इसमें इकोनॉमी क्या, पैसों के मामले जब अपन डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पैसों जैसा कुछ नहीं है, चारों पॉइंट में पैसों जैसा हमने कोई डिस्कस नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और प्रिविलेजेस, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है ना। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हो गए। अब ये 5th पॉइंट देखो, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। अब ये बताओ, ये इकोनॉमिक स्फीयर है, ये पॉलिटिकल स्फीयर है, इकोनॉमिकल, ठीक है, ये इकोनॉमिकल स्फीयर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमने पैसों की बात करी कि मेरी प्रॉपर्टी जो है या मेरा बिजनेस जो है उसको क्या, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, तुम उसको अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो वो मेरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो अगेन कहाँ पे आ जाती है, इकोनॉमिकल स्फीयर में आ जाती है, ठीक है। तो अभी मैं पॉलिटिकल स्फीयर के लिए पॉइंट लिखवा रही हूँ, लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर में मैं बता रही हूँ कि ये 4 पॉइंट ऑलरेडी हैं, ये 4 पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, और एक और पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ। अच्छा, वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, क्या वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी, वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी होता है या इनस्टेबिलिटी होता है, सुनाई नहीं दे रहा, तेज बोल, स्टेबिलिटी है ना, तो नहीं, इनस्टेबिलिटी होता है। तो वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, इनस्टेबिलिटी मतलब होता है वाइबिलिटी का। जैसे अपन बहुत बार सुना होगा, जो बिटकॉइन मार्केट है वो काफ़ी वाइबल है, ठीक है, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है वो। क्यों वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं बिटकॉइन मार्केट को, क्यों, क्योंकि उसमें जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कभी कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसमें एक तरीके से बढ़ते हैं, या फिर निफ्टी होता है उसमें एक तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन जो बिटकॉइन मार्केट होता है, तुम लोगों को पता है ना, हाँ ठीक है, तो जो बिटकॉइन मार्केट होता है काफ़ी वॉलेट होता है,
क्यों? वॉलेट मतलब इनस्टेबल होता है, तुम्हें रिस्क, वो रिस्क की चीज़ है, मतलब अगर तुम उसमें पैसे लगा रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा, हर मोमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या? वॉलेट, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने क्या बोला था? इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर वायलेबिलिटी इनस्टेबिलिटी तो इनवॉलेबिलिटी क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी, ठीक है। कि हमारी प्रॉपर्टी स्टेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम, हमें कोई भरोसा ही नहीं है, खरीद तो ली है पर पता नहीं हम यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने बस वर्ड क्लियर करवाया वहाँ पे। हाँ, तो पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है। तो ये मैंने बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया वो 4 पॉइंट्स का। इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा नहीं और कोई गरीब है तो उसको कम नहीं, ठीक है। सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी होनी चाहिए, अपने हिसाब से होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए का क्या मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है कि भाई जो लेजिस्लेचर है वो इतना काम करेगा, एक्सिक्यूटिव जो है वो इतना काम करेगा, जुडिशरी जो है उसको वो इतने एरिया देखेगा। तो जो भी है मतलब उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, कोई अपने रूल्स से आगे तो बढ़ नहीं सकता, प्रैक्टिकली जो भी होता हो, लेकिन कोई बढ़ तो नहीं सकता। तो वही बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरीली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अभी की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट में अभी की बात नहीं हो रही है, उस टाइम पे जो लोगों की मेंटालिटी थी उस हिसाब से पॉइंट की बात हो रही है कि जो इक्वालिटी, लोग क्या डिमांड कर रहे थे, जो लिबर्टी जो लोग डिमांड कर रहे थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो क्या चाहते थे कि हमको भी सारे इक्वल राइट्स मिले, हमें भी फ्रीडम मिले, बेसिकली वो लिबर्टी चाहते थे। ठीक है, तो जो लिबर्टी जो चीज़ है मतलब क्या, इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरीली स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सफरेज, मतलब कि जो उस टाइम के लोग थे उनके लिए जो इक्वालिटी का मीन लिटरली इक्वालिटी नहीं थी। जैसे कि उस वक्त जैसे अपन ने देखा होगा मिडिल क्लास जो था वो भी आया, जैसे नेशनल असेंबली बनी, ठीक है, अपने जेकोबिन क्लब था, अगर 9th में पढ़ा हो तो ये लोग भी आए पावर में, ये लोग भी आए। लेकिन जब ये लोग पावर में आए तो क्या इन्होंने इक्वालिटी को लिटरली फॉलो करा? नहीं, इन्होंने क्या किया, जो जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। पहले देखो जब मोनार्क चलता था फ्रांस में, जब मोनार्क चलता था तो क्या होता था, जब राजा रानी रूल करते थे लिटरली, तो होता ये था कि वहाँ के जो लोग थे, सिर्फ जो निचला स्तर था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, सिर्फ वो टैक्स भरते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं भरता था। जो कि अमीर थे, जिनके पास पैसा था वो टैक्स नहीं भरते थे, और जिनके पास पैसा नहीं था वो टैक्स भरते थे। आयरनी, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन तो उसके बाद क्या हुआ, फिर नेशनल असेंबली जो है वो आई, जो कि कहाँ से थी, थर्ड स्टेट के लोगों की बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन था, या फिर टीम थी, तो वो आया ऊपर, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाया।
इन्होंने क्या करना चालू किया, इन लोगों ने बोला कि इक्वालिटी चाहिए, लेकिन फिर इक्वालिटी के नाम पे इन्होंने क्या करना चालू करा कि वो उन्हीं लोगों को वोट देना अलाउ करते थे जो कि एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं। अगर इससे नीचे कोई टैक्स पे करता है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, मतलब देने नहीं मिलेगा, वोट नहीं दे सकता वो बंदा, ठीक है। और वुमेंस की तो तुम बात ही मत करो, वुमेंस तो देती ही नहीं थी काफ़ी टाइम, वो तो अभी भी नहीं दे रही वुमेंस, दे आर नॉट गिविंग वोट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब इक्वालिटी डिमांड तो कर रहे हैं, बट इट डज नॉट मीन्स यूनिवर्सल सफरेज, मतलब कि यूनिवर्सल सफरेज मतलब कि हर एक बंदे को नहीं मिल रही अभी भी चीज़ें, हर एक बंदे के लिए राइट सेम नहीं है, ठीक है। अभी भी सारी बातें किनके लिए हो रही है, मेंस के लिए ही हो रही है, लड़कों के लिए या फिर जो भी मतलब बेसिकली मेंस के लिए ही हो रही है, वुमेंस के लिए यहाँ पे अभी बात नहीं हो रही। तो यूनिवर्सल सफरेज मतलब कि सबको मिल रहा है, सबको सारी राइट्स मिल रही है, वो भी इक्वली मिल रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये लोग मांग तो इक्वालिटी रहे, लेकिन स्टिल इक्वालिटी डज नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, मतलब नेसेसरी नहीं है कि इनके इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको इक्वालिटी लिटरली मिल रही हो, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, ठीक है। ये था पॉलिटिकल स्फीयर, वो 4 पॉइंट्स, और ये जो आखिरी पॉइंट है वो अभी अपन डिटेल में देखते हैं, इकोनॉमिकल स्फीयर। अच्छा, तो ये याद रखना, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्फीयर, हम कौन से स्फीयर, लिबर्टी के स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है हम लोग, मतलब कि हम इसके बेसिक अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं एक जगह पे हम, और एक जगह पे हमने पॉलिटिकल सेक्टर की बात कर ली, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिकल सेक्टर की देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने जैसा बताया था कि बहुत सी रोकें लगी हुई थी उस टाइम पे, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बोल रही हूँ, उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उस टाइम पे जो बिजनेसमैन होते थे, उनमें कई तरह की रोकें लगी हुई थी कि तुम ये चीज़ कर लो, ये नहीं कर सकते, तुम अपने बिजनेस को इस एरिया में बढ़ा लो, उधर नहीं जा सकते, ठीक है, या फिर तुम बहुत सारे बिजनेसमैन के ग्रुप्स नहीं बना सकते, जो करना है अकेले करो। तो इस तरह के कुछ नॉनसेंस रूल्स बने हुए थे जो किसी काम के नहीं थे। तो बेसिकली सिर्फ इसलिए बने थे कि थर्ड स्टेट बोलो, जो पुअर्स क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो हमेशा मिडिल क्लास ही रहे, ठीक है। अगर बिजनेसमैन्स ने ग्रुप्स बना लिए और फिर वो ग्रुप में जो है बिज़नेस करने लगे, तो उनकी बिज़नेस और ज़्यादा होगी, या फिर वो और मतलब आउट ऑफ कंट्री जाने लगे, इधर उधर जाने लगे, तो ये लोग अमीर होने लगेंगे। तो अपर क्लास थी, जो अमीर लोग थे, जो ऊपर क्रीमी लेयर जो थी यहाँ पे यूरोप की, वो चाहते नहीं थे कि जो ये लोग हैं वो अमीर हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग अमीर हो गए, हमारे साथ उठने बैठने लगेंगे, हमारे लेवल के आ जाएंगे, तो हम रूल किस पे करेंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे इन लोगों पे, किन लोगों पे, ये मिडिल क्लास पे या बिजनेसमैन, स्पेशली बिजनेसमैन पे, ट्रेडर्स पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो इकोनॉमिक स्फीयर, लिबर्टी का इकोनॉमिक स्फीयर क्या बोलना चाह रहे हैं, वो हमें फ्रीडम दो कि हमारे ऊपर जो इस तरह के नॉनसेंस रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्यों लगे हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ें ख़त्म करो। सबसे पहले तो हम कहीं पे भी सर्विस गुड कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिज़नेस दो ही तरह के होते हैं ना, या तो प्रोडक्ट्स का होता है तो सर्विस का होता है, तो वो तुम काम करोगे या तो तुम प्रोडक्ट दोगे, दो ही तरह के बिज़नेस होते हैं। तो या तो वही बात हो रही है कि दोनों ही तरह की चीज़ों में हमें जितने भी तुमने फालतू के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं वो ख़त्म करो। सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अब इससे ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल स्फीयर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, धंधे की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे गवर्नमेंट के कारण जो है हमारी अपलिफ्ट हम अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तुम्हारे लॉस की वजह से, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये सारी चीज़ें अबॉलिश करने वाला। सेकंड क्या बोल रहे हैं लोग, डिफरेंस इन वेट मेजर एंड करेंसी। अब उस टाइम पे क्या होता था कि इतना सा तो यूरोप है, इतना सा यूरोप है, ठीक है। अब उसमें भी अब ये लोग जो है सिर्फ, अगर मान लो कोई फ्रांस में रहता है, अब उस बिजनेसमैन को सिर्फ फ्रांस में ही जो है वो करना है, ट्रेड करना है, तब तो ठीक है। पर अगर वो थोड़ा सा भी बाहर, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, वो उतने से में अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसने वो क्या, उसकी कोशिश क्या रहेगी, हम बाहर जाएँ,
लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसको पता चलता है करेंसी बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली होगी, कंट्री टू कंट्री करेंसी बदलती है, लेकिन यूरोप में क्या कंडीशन थी कि करेंसी बहुत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे कि हम जो हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में यूरोप चल रहा है, लेकिन सॉरी रुपीज़ चल रहा है, पूरे इंडिया में रुपीज़ चल रहा है, तो लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि मान लो फ्रांस में ही 2 तरह की करेंसी हो जाएंगी, तो फिर पूरे यूरोप में तो कितनी अलग अलग प्रकार की करेंसी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप की करेंसी थी, जैसे यहाँ पे सिर्फ रुपीज़ है ना, वैसे वहाँ पे सिर्फ रुपीज़ नहीं थी, बहुत अलग अलग तरह की करेंसी थी। तो अब मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मान लो अगर मेरे पास कोई भी चीज़, मैं सिर्फ रुपी एक्सेप्ट करती हूँ और वहाँ पर जो करेंसी मान लो अलग अलग जगहों पर चल रही है, डॉलर, येन अलग अलग उसमें चल रही है मान लो, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी ना, मैं कैसे बिजनेस करूँ, इतने प्रॉब्लम में मैं कैसे बिजनेस करूँ। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ सेम होनी चाहिए, पर तो करेंसी कम कराओ, तुम करेंसी 1 या 2 रखो कि हमें तो प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट। सेकेंडली, वेट और मेजर के जो सिस्टम होते थे, वेट जैसे कोई भी चीज़ मेजरमेंट का या फिर वेट का, क्योंकि किसी का प्राइस तुम कैसे रखोगे, अगर तुम गोल्ड के प्राइस की बात करो तो वो होता है ना वेट के ऊपर, इतना अगर इतने ग्राम गोल्ड इतने का। अब यहाँ पे जो ग्राम इतना सा गोल्ड है वहीं पे वो ग्राम इतना सारा हो जाए, तो ये तो लॉस की बात है ना एक बिजनेसमैन के लिए, कि तुमने यहाँ पे उस ग्राम के लिए, उतने ग्राम गोल्ड के लिए इतने पैसे दिए और वहाँ पे जाके वही उतना ही गोल्ड ऑफ ग्राम कुछ और ही हो गया, कम हो गया, और तुम्हें मतलब तो सब बहुत इनवॉलिटी थी, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ये उन्होंने बोला ये चीज़ें पहले ख़त्म करो, ये चीज़ें कम करो, ये मेजर वेट ये सेम करो पूरे यूरोप में, करेंसी 1 या 2 रखो पूरे यूरोप में, ये चीज़ें बोली। थर्ड पॉइंट क्या था, डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम अगर चाहें तो यूनिफाइड टेरिटरी का क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या हो रहा है कि हम पे ना वो मत लगाओ, जैसे कि होता है इंडिया से बाहर तुम गए, कहीं पे भी इंडिया से बाहर अगर तुम जाते हो तो तुम्हें कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडिया से बाहर मतलब बिजनेस के लिए जाते हो, तो कुछ भी अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, सर्विस लेके जा रहे हो, तो मान लो मैं गई चाइना अपना बिजनेस करना, ठीक है, तो चाइना वाले कुछ टैक्स तो लगाएंगे ना कि तुम मेरी कंट्री में आके बिजनेस कर रही हो, तो वो मेरे पे टैक्स लगाएंगे। उसी तरीके से चाइना अगर मैं यहाँ पे इंडिया में आकर बिजनेस करता है तो हम चाइना पे टैक्स लगाते हैं ना। अब यूरोप इतना सा, अब इंडिया चाइना समझ में आता है बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अब यूरोप इतना सा, उसमें फ्रांस और इतना सा, जर्मनी इतना सा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब तुम फ्रांस से निकल के जर्मनी तक पहुँचोगे, उतने में तुम्हें कितना टैक्स पे करना पड़ जा रहा है, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता ना इतने से एरिया पे इतना सारा टैक्स पे करना। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो ये टैक्स हटाओ पूरे यूरोप से बाहर जाएंगे टैक्स पे करेंगे, समझ में आता है, यूरोप से टैक्स हटाओ, समझ में आ रहा है, यूरोप से टैक्स हटाओ ताकि हमारा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। इतने सारे टैक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, मेरा पेन 10 रुपये का है और मैं इतने जगह पे टैक्सेस दे रही हूँ, तो ऐसे ही वो 10 रुपये का पेन 30 रुपये का हो जाएगा, हर जगह 5-5 रुपये तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम जो है बिजनेसमैन को देखनी पड़ रही थी, जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स थे, तो उन्होंने बोला इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने चाहिए। अब टाइम नहीं बचा है इन पॉइंट्स को लिखवाने का, मैं अगली क्लास में लिखवा दूँगी, बस समझ में आ गया ना इकोनॉमिक स्फीयर क्या था, ठीक है।